ओके जी, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ना क्या है। इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स में हम लोगों ने पढ़ना है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज डिफरेंस बिटवीन टेंजिबल एंड इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। हम लोगों ने पढ़ना है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च कॉस्ट एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद IS 38। अच्छा, हम लोग अभी अभी यही बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग करने से पहले कि देखो, एक कंपनी है, वो private limited company है, and that company is not supposed to publish the financial statements। ठीक है, तो वो किसी तरह से भी अपनी अकाउंटिंग कर ले। हाँ, उसके पास गलत रिकॉर्ड आएंगे, वो उसका प्रॉब्लम है। ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये सिर्फ तब लगते हैं, तब अप्लाई होते हैं जब द कंपनी इज supposed to publish the accounts। publish the accounts का मतलब ये होता है कि उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करके पब्लिक के लिए उसे पब्लिश करना है कि पब्लिक उसे रीड कर सके, वहां उसे पढ़ के डिसीजन मेकिंग कर सके। ठीक है, तो देन फिर वो यही एग्जांपल दे रहा था कि फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, मेरे पास 4 बंदे हैं, बड़े उनकी बड़े मार्केट में जाने जाते हैं बंदे। तो मैं कहता हूँ यार, इनकी गुडविल जो है ना, हाल ही इनकी गुडविल 2 करोड़ की है। तो मैं आई कैन नॉट राइट दैट गुडविल इनटू माय अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38। हाँ, अगर मैं खुद से करूँ तो मैं जो मर्जी लिख लूँ। ठीक है, तो सिर्फ इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए एक बंदा है, वो कहता है जी मेरी कंपनी जो है उसमें ये 3 ही बंदे हैं जिनकी एक्चुअल वर्थ है, ये चले गए तो मेरी कंपनी 0 है, तो इनकी गुडविल है 1.5 करोड़ की, तो मैं इसको गुडविल को इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ। क्या वो कर सकता है? अब सवाल ये है कि क्या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 अलाउ करता है इंटेंजिबल्स के लिए? तो वो हम लोग देख लेंगे उसको क्या क्या रिकॉर्ड करना है। ठीक है, चलते हैं जी आगे। इंटेंजिबल एसेट्स जो नॉन करंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स आर यूज्ड विद इन द बिजनेस ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू। नॉन करंट एसेट्स का पर्पस क्या होता है? 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं हमारे पास। एक एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। ठीक है, 5 किस्म के हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। अब जो एसेट है एक एलिमेंट, वो क्या करते हैं, वो क्यों होते हैं एसेट की अगर डिफाइन भी हम लोगों ने किया था, तो एसेट्स आर resources controlled by the entity from which future economic benefit will inflow। तो वो क्या इनफ्लो होता है? अल्टीमेटली हम लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं उन नॉन करंट एसेट्स को यूज करके, राइट। अब जब जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइड किए जाते हैं। वन इज टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, वन इज इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। अब टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? नॉर्मली हैव फिजिकल सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग। नॉर्मली इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर बीइंग इनकर्ड। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपके पास नॉन करंट एसेट आएगा तो आपको खर्चा करना, पैसे लगेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट इज कैपिटलाइज। जितनी भी कॉस्ट लगती है टेंजिबल एसेट की, उसको कैपिटलाइज कर लिया जाता है, उसको इकट्ठा करके रिकॉर्ड कर लिया जाता है, रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। वो कैपिटलाइजेशन का प्रोसीजर हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या कहा था? द कॉस्ट ऑफ जो IAS 16 में कहा था, द कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज विल बी द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द एसेट प्लस ऑल द सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग दैट एसेट इनटू द वर्किंग कंडीशन। ये सारी कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज कर जाएगी। डेप्रिसिएशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वेरिंग आउट ऑफ द एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन है कि एसेट वेरिंग आउट हो रहा है, तो उसके लिए फिर उसे जो है डेप्रिसिएशन लेंगे। While on the other hand, intangible non-current assets क्या है? Do not normally have physical substance। उनकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं होती, जैसे कॉपीराइट हो गए, गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गए, ये सारे उसमें आते हैं। लाइसेंसिंग होगी, फ्रेंचाइजिंग हो गई, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। Can be purchased or may be created within the business without any expenditure being incurred, internally generated। जैसे ब्रांड्स है, जैसे अभी अभी मैं बात कर रहा था कि मैं कहता हूँ भाई मेरे पास 2 बंदे हैं, वो उनकी वर्थ इतनी है, या मैंने 10 साल पहले, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है जिस चैनल पे चढ़ाता हूँ, उस चैनल का नाम है उस्ताद अंदोगो। ठीक है, मैं कहता हूँ जी 3-4 साल बाद मेरा चैनल इतना चल गया है कि अब उस्ताद अंदोगो इज अ ब्रांड। ठीक है, अच्छा, अब वो ब्रांड है और मेरे ब्रांड की वैल्यू जो है वो 2 करोड़ है या 2 लाख है या 3 लाख है। ठीक है, अब कोई मैंने खर्चा तो नहीं उसके ऊपर किया, इनिशियली हर पैसे तो नहीं दिए, जबकि जो टेंजिबल एसेट है वो तो हमेशा पैसे देने से ही आता है। इनटेंजिबल एसेट विदाउट एक्सपेंस ये भी आ सकता है, लेकिन सवाल ये है उसको रिकॉग्नाइज करना है या नहीं रिकॉग्नाइज करना है, ये अब आगे की बात है IAS 38 में क्या करना है, लेकिन हो सकता है। परचेज इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स आर कैपिटलाइज। जो परचेज होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, उनको हम लोग कैपिटलाइज करते हैं। जनरली इंटरनली जनरेटेड एसेट्स में नॉट बी कैपिटलाइज। जो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ब्रांड्स हो गए, उनकी वैल्यू हो गई, जैसे बंदों की गुडविल होगी, वो अलाउ नहीं करता IAS 38।
और जब आपने एक दफा कैपिटलाइज कर लिया, जैसे हम लोग नॉन करंट एसेट्स, जो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स में जब उसे कैपिटलाइज करते थे तो उसके बाद उसकी डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते थे, ठीक है। इसी तरह जब हम लोगों ने इसे कैपिटलाइज कर लिया तो इसकी डेप्रिसिएशन नहीं, इसकी अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन व्हाट वाज द डेप्रिसिएशन, अगर हम लोग उसे डिफाइन करना चाहे, डेप्रिसिएशन वाज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है। अमोर्टाइजेशन भी वही है, अमोर्टाइजेशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वेरिंग आउट ऑफ द कैपिटलाइज्ड एसेट। अब इसकी एग्जांपल्स क्या क्या होंगी, इसमें डेवलपमेंट कॉस्ट आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी, ट्रेडमार्क्स आ जाएंगे, लाइसेंसेस आ जाएंगे, पेटेंट्स आ जाएंगे, कॉपीराइट्स आ जाएंगे एंड फ्रेंचाइजेस वगैरह सारी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है जी। अब जो बेसिकली हमारा IS 38 है, अभी जो वो बात कह रहा था कि इंटरनली जनरेटेड जो परचेज्ड आप इंटेंजिबल एसेट्स करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने लाइसेंस परचेज किया तो वो तो डेफिनेटली आप वो इंटेंजिबल एसेट है, उसको तो आप रिकॉग्नाइज करेंगे ही करेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट इंटरनली जनरेटेड, जो आप खुद से जनरेट कर रहे हैं, व्हाट अबाउट दैट, उस पे रूलिंग्स क्या है? तो उस पे रूलिंग्स ये है, वो कहता है IS 38 कहता है कि जो इंटरनली जनरेटेड होंगे उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लो। जाहिर बात है इस तरह तो नहीं होगा कि सडनली आप रात को उठ के गए तो सुबह उठ के गए आपने कहा जी ये आपके पास एक एसेट बन गया, नहीं, उसके ऊपर कुछ रिसर्च लगेगी, फिर उसको कुछ डेवलप करोगे, तो उसमें क्या उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। जो इंटरनली जनरेटेड एसेट्स है उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। एक, अच्छा, अब इंटरनली जनरेटेड एसेट की कॉस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, क्योंकि कॉस्ट को कैपिटलाइज करके हम लोग एसेट बनाते हैं ना, तो कॉस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। एक वो कॉस्ट है जो रिसर्च पे लग रही है, एक वो कॉस्ट है जो डेवलपमेंट पे लग रही है। अब रिसर्च का क्या है, वो रिसर्च कहता है जो कॉस्ट रिसर्च पे लगेगी, लेकिन रिसर्च है क्या है, कहता है रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज original and planned investigation undertaken with the prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding। तो बेटा जब भी कोई डेफिनेशन होती है उसमें एक दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या? इन्वेस्टिगेशन। तो रिसर्च क्या है? रिसर्च इज एन इन्वेस्टिगेशन। किस लिए? कोई आपने टेक्निकल नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग गेन करनी है, वो है, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है फिर? डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स और अदर नॉलेज टू प्लान और डिजाइन फॉर प्रोडक्शन of new or substantially improved material, devices, product, processes, systems or services before the start of the commercial production or use। डेवलपमेंट क्या है? रिसर्च क्या है? इन्वेस्टिगेटिंग द न्यू नॉलेज, नया नॉलेज है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ठीक है, मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो टू गेन न्यू नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। अब जब आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली, नॉलेज ले ली, आप उसको अप्लाई किया, आपने अप्लाई किया, अप्लाई करके आपने कोई प्रोटोटाइप बनाया, ठीक है, कोई इंप्रूव की प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आप ये हीटर है, हमारे गैस के हीटर है, इसमें हमें पता लगा रिसर्च की जी बड़े लोग मर जाते हैं, गैस के हीटर रात को लगे रह जाते हैं। क्यों मर जाते हैं जी? इसलिए मरते हैं कि ये ऑक्सीजन खत्म कर देता है कमरे में से, ठीक है। अब आपने ये इन्वेस्टिगेशन तो कर ली कि ऑक्सीजन खत्म होने से मरते हैं लोग। अब आपने क्या किया? इस नॉलेज को यूज करके आपने इसके ही अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस लगा दिया जिसकी वजह से ऑक्सीजन खत्म ना हो। पॉसिबल है ना? देखो ये हीटर है, अब लोग इसके ऊपर रखते हैं पानी का पॉट, तो इसके ऊपर पानी का पॉट रखने की वजह, जैसे इतने अब एडवांस हीटर आ रहे हैं, इसके साथ क्यों नहीं कोई ऐसी चीज ऐड हो जाती, इसकी बैक पे कोई चीज ऐड क्यों नहीं हो जाती जिसमें पानी डले और वो साथ साथ आप जो है वो अमिट होता रहे और ऑक्सीजन होती रहे? पॉसिबल है ना? तो वो पानी डालना है, पानी डाल के प्रोटोटाइप बनाना, अभी के पहला तजर्बा तो करें कि क्या होता है। दैट विल बी डेवलपमेंट, ठीक है जी। तो इन दोनों प्रोसेसेस पे कॉस्ट खर्च होती है, इन दोनों प्रोसेसेस पे कॉस्ट खर्च होती है, रिसर्च पे भी, डेवलपमेंट पे भी। वो कहते हैं इसको करना क्या? ओके, कॉस्ट तो खर्च हो गई, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करनी है? वो कहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट where a company undertakes research and development expenditure is being incurred with the intention of producing future benefits। डेफिनेटली जब भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जितना भी खर्चा कर रही है कंपनी, तो वो क्या कर रही है? वो इसी पर्पस के लिए कर रही है कि अल्टीमेटली जो चीज हम लोग डेवलप कर रहे हैं वो फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगी, ठीक है। The accounting issue is therefore whether these costs should be expensed to the statement of profit or loss or capitalized as an intangible assets on the statement of financial position to match the future benefits arising। अब सवाल ये है, वो कहता है ठीक है फाइन, आपने खर्चा किया, ये फ्यूचर बेनिफिट भी देगा, लेकिन सवाल ये है क्या ये जितना भी खर्चा है
ये सारे का सारा एक्सपेंस है और आपकी इनकम स्टेटमेंट में आ जाना चाहिए, या इसको कैपिटलाइज कर दो क्योंकि फ्यूचर में इसने बेनिफिट देना है। तो फिर वो फर्दर उसको क्लासिफाई करता है, वो कहता है रिसर्च के ऊपर जितना भी खर्चा होगा उसको तो आपने एक्सपेंस आउट करना है। रिसर्च के ऊपर जितना बेटा, उसमें जाओ ग्रुप में, तो वो लिंक भेजा उसको ऐड कर लो, उस पर ज्वाइन कर लो, ठीक है। रिसर्च के ऊपर जितना भी खर्चा होगा, यानी इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस होगा जिसके लिए आप न्यू नॉलेज गेन कर रहे होंगे, उस पर जितना खर्चा होगा वो एक्सपेंस आउट होगा, क्योंकि आप डेवलप कुछ नहीं ना कर रहे। तो यही वो कह रहा है, कहता है ऑल रिसर्च एक्सपेंडिचर शुड बी रिटन ऑफ टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज इट इज इनकर्ड। दिस इज कंप्लायंस विद द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्योंकि आप डेवलप तो कुछ कर नहीं रहे, आपको खाली रिसर्च करने से कुछ फायदा तो नहीं आना जब तक उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो जितना एक्सपेंस है उसको एक्सपेंस आउट कर दो। Research expenditure do not directly lead to future benefits and therefore it is not possible to follow the matching concept. ठीक है, तो रिसर्च देखो, आपने रिसर्च की, इस साल में रिसर्च की, अब यू डोंट नो कि इस रिसर्च का अगले साल में फायदा होगा कि नहीं, तो मैचिंग जो पैटर्न नहीं चल सकता, इसलिए उसे आपने एक्सपेंस आउट कर दिया। हाँ, वो कहता है एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिसर्च इक्विपमेंट शुड बी कैपिटलाइज्ड एंड डेप्रिसिएटेड एज नॉर्मल। ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस, जब आप रिसर्च कर रहे थे, आप ये फाइंड आउट कर रहे थे कि हीटर जो है वो क्यों उससे अमवात होती है, क्यों कैजुअलिटीज होती है, तो आपको पता लगा कि ऑक्सीजन कम हो जाती है। अब ऑक्सीजन कम होने के लिए आपने कोई इक्विपमेंट खरीदा था ना, जो कि आपने कमरे में लगा दिया कि पता लगे कितने लेवल की ऑक्सीजन है। तो जो इक्विपमेंट खरीदा था वो तो टेक्निकल है, उसको एज इट इज नॉर्मली आप डेप्रिसिएट करोगे, उसको कैपिटलाइज भी करोगे और डेप्रिसिएट भी करोगे। अब उसने कहा रिसर्च आपने कर ली, तो हमारे पास फाइनल क्या आ गया कि रिसर्च के ऊपर जितना भी खर्चा होता है वो एक्सपेंस आउट कर देते हैं। नहीं, रिसर्च नहीं बताती है, ठीक है, वो डेवलपमेंट का पार्ट है। रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ आप नॉलेज गेन कर रहे हैं किसी के बारे में, ठीक है, किसी चीज के बारे में। अब आपने वो रिसर्च जो इन्वेस्टिगेट कर लिया, उसके ऊपर अब जब डेवलपमेंट की, तो वो कहता है, तो रिसर्च के बारे में हम लोगों ने क्या फाइनलाइज किया कि जब भी रिसर्च होगी, रिसर्च के ऊपर जितना खर्चा होगा वो सारे का सारा खर्चा हम लोग एक्सपेंस आउट करेंगे, अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में उसी साल ला के उसे खत्म कर देंगे, ठीक है, उसके रेवेन्यूज के अगेंस्ट मैच कर देंगे। फिर डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है आपने वो रिसर्च का नॉलेज यूज किया और कोई प्रोटोटाइप बनाया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने हीटर के साथ एक पुर्जा लगा दिया, एक पार्ट लगा दिया जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम नहीं होगी, ठीक है। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट बी कैपिटलाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट प्रोवाइडेड दैट सर्टेन क्राइटेरिया आर मेट। तो वो कहता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जितना भी होगा उसको आपने कैपिटलाइज करना है, यानी आपने उसे अपनी बैलेंस शीट में लेके जाना है, ठीक है। लेकिन कब लेके जाना है? जब ये क्राइटेरिया पूरा होगा। इसको मैं अक्सर कहता हूं स्टूडेंट्स को, सेक्टर क्राइटेरिया से याद रखें। सेक्टर, SECTOR, 6 वर्ड है। जब ये 6 के 6 वर्ड पूरे होंगे, क्राइटेरिया पूरा होगा, तब वो आपका डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज होगी। अगर इसमें से एक चीज भी मिसिंग है तो डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते। और कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है कि अपनी बैलेंस शीट में नहीं लेके जा सकते उसे, ठीक है। वो 6 क्या है? वो है सेपरेट प्रोजेक्ट। इट शुड बी अ सेपरेट प्रोजेक्ट, ये नहीं हो मिक्स ऑफ प्रोजेक्ट हो। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं हीटर, एक कंपनी है वो हीटर भी बनाती है, वो जो है वो इलेक्ट्रिक हीटर भी बनाती है, गैस हीटर भी बनाती है, वो से जो है वॉशिंग मशीन भी बनाती है। तो स्पेसिफिकली एक हीटर के लिए एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हो, सेपरेट प्रोजेक्ट हो। फिर एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाइबल एंड रिलायबली मेजर्ड। जब रिसर्च आपने की, आइडेंटिफिकेशन की, वहां से आपको नॉलेज आया तो आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है और कितना खर्चा होगा एग्जैक्टली। मतलब जाहिर बात है, ये तो नहीं है कि इनकर्ड कितना होगा, क्योंकि अभी तो डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन आपको रिलायबली मेजरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, जो चीज आप बना रहे हैं वो कमर्शियली वायबल भी हो, वो कमर्शियली भी काम कर सके। अब कई चीजें अक्सर यूट्यूब पे वो आते रहते हैं, जी हम लोग पानी के साथ जो है वो जनरेटर चला रहे हैं, ठीक है। या किसी ने एक पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी था, उन्होंने मेहरान में जो है वो ऑटो गेयर लगाया था। अब क्या ये कमर्शियली वायबल चीजें हैं? ये भी सवाल है ना। तो जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या वो कमर्शियली वायबल है? हाँ, एक आधी चीज तो शायद बन जाए। या किसी ने कहा था जी कुछ सफेदे के पत्ते के साथ हम लोग बिजली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी होनी शुरू होती तो पूरी दुनिया में क्यों ना बनती?
क्योंकि वो कमर्शियली वायबल नहीं है। फिर टेक्निकली फिजिबल है, क्या वो टेक्निकली फिजिबल भी है? एक तो कमर्शियली वायबल और दूसरी टेक्निकली भी वो काम कर सकती है नहीं। जैसे अभी अब मैं बात कर रहा हूँ मेहरान में किसी ने वो इंजन निकाल के उसकी जगह इलेक्ट्रिक लगाया, तो क्या वो टेक्निकली फिजिबल है? कितना रिलायबल है वो? ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिटेबल, ये जो आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे थे ना, वो क्या ओवरऑल प्रॉफिटेबल है? और रिसोर्सेज अवेलेबल टू कंप्लीट, आपके पास इतने रिसोर्सेज भी हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकोगे? तो फिर अगर ये डेवलपमेंट करते हुए जितना खर्चा आया और ये 6 चीजें पूरी हो रही हैं, तो देन आप डेवलपमेंट कॉस्ट को सिर्फ कैपिटलाइज कर सकते हो। अगर नहीं हो रही तो यू कैन नॉट कैपिटलाइज द डेवलपमेंट कॉस्ट। फिर क्या होगा? इफ द अबव क्राइटेरिया आर नॉट मेट, development expenditure must be written off to the statement of profit and loss as it is incurred. Once expenditure has been treated as an expense, it cannot be reinstated as an asset. एक दफा आपने उसे एज अ एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, ये दोबारा एसेट के तौर पे लिखा नहीं जा सकता। क्या जी? अगला आता है सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब आपने कैपिटलाइज तो कर दिया, उसे बैलेंस शीट में तो ले गए उसको, अपने एक्सपेंडिचर को। अब सब्सिक्वेंट क्या करना है उसका प्रोसेस, अब साल के साल उसे क्या करना है? ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। वो कहता है द एसेट शुड बी अमोर्टाइज्ड ओवर द पीरियड दैट इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट। सवाल ये है, एसेट तो आपने कैपिटलाइज कर दिया, अब जैसे कि डेप्रिसिएशन हम लोग लेते थे, कहते थे 3 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, 5 साल यूजफुल लाइफ है, 10 साल यूजफुल, इसमें यूजफुल लाइफ कितनी होनी चाहिए? तो वो कहता है इसमें यूजफुल लाइफ होनी चाहिए जितनी देर उस एसेट ने आपको बेनिफिट देना है। ठीक है, this ensures that costs are matched to the revenue in the statement of profit and loss. Amortization should commence with the commercial production. अच्छा, अब amortization किस टाइम से स्टार्ट करनी है? amortization आपने स्टार्ट करनी है जब आपकी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। देखो फॉर एग्जांपल ये जो हीटर वाली बात कर रहे हैं हम लोग, आपने रिसर्च किया 2018 में कि ऐसे ऐसे होता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, हाँ ये होता है। तो 2018 में आपका कोई खर्चा लगा रिसर्च करने पे, तो 2018 में ही आपने उसे एक्सपेंस आउट कर दिया 2018 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब 2019 एंड 2020 आपके 2 साल ऐसे लग गए कि आपने एक ऐसा पुर्जा, ऐसा पार्ट, ऐसा इक्विपमेंट डेवलप किया जो कि हीटर के साथ अटैच हो जाए और हीटर के साथ अटैच होके वो ऑक्सीजन की कमी ना होने दे। ठीक है, 2 साल आपको लगे। जब 2 साल लग गए, जितना भी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था, चलो इजी करते हैं, 2019 में आपकी डेवलपमेंट कंप्लीट होगी, आपने एक हीटर बना दिया, प्रोड्यूस कर दिया। वो हीटर बनाने तक आपकी जितनी कॉस्ट लगी डेवलपमेंट की, वो डेवलपमेंट कॉस्ट है। आपका सेक्टर क्राइटेरिया भी पूरा हो गया, तो आपने 2019 में जितनी भी डेवलपमेंट कॉस्ट थी उसे कैपिटलाइज करके अपनी बैलेंस शीट में ले गए। ठीक है, अब 2020 भी गुजर गया, 2021 भी गुजर गया, आपने उसकी अभी तक कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की। तो जब तक कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक वो जितनी भी डेवलपमेंट कॉस्ट है जो आपने कैपिटलाइज की हुई है अपनी बैलेंस शीट में, वो अमोर्टाइज नहीं होगी। वो अमोर्टाइज कब होगी? वो अमोर्टाइज होगी जिस दिन से आप कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। आपने फॉर एग्जांपल 2022 में कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट की, तो 2022 में उसकी पहले साल की अमोर्टाइजेशन आएगी। ठीक है, और अमोर्टाइजेशन आनी कैसे चाहिए? अमोर्टाइजेशन आनी चाहिए, यहाँ पे वो आगे बताता है, अमोर्टाइजेशन शुड कमेंस विद द कमर्शियल प्रोडक्शन। It should be charged over the period of benefit and also in proportion to the revenue generated. Very important 3 lines. ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट? पहली चीज वो कहता है अमोर्टाइजेशन कब से स्टार्ट होगी? कमर्शियल प्रोडक्शन जब से स्टार्ट होगी। दूसरी वो कहता है इट शुड बी चार्ज ओवर द पीरियड ऑफ बेनिफिट। ये कितने साल यूजफुल लाइफ लेनी है, जितने साल को बेनिफिट देगी एसेट। और कैसे लेनी है, मतलब इसकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए? जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में एक ही परसेंटेज रखते थे, या डिक्लाइनिंग में भी हमारे पास एक ही परसेंटेज होती थी। वो कहता है नहीं, आपकी जो परसेंटेज होगी वो होगी कि जिस हिसाब से, फॉर एग्जांपल 2020 में वो ज्यादा बेनिफिट दे रहा है तो ज्यादा अमोर्टाइजेशन चार्ज करो, 2023 में वो कम बेनिफिट दे रहा है तो कम अमोर्टाइजेशन चार्ज करो, 2024 में वो उससे ज्यादा बेनिफिट दे रहा है तो उससे ज्यादा अमोर्टाइजेशन चार्ज करो। ठीक है, यस, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेप्रिसिएशन की तरह प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। Each project should be reviewed at the year end to ensure that sector criteria are still met. If they are not no longer met, the previously capitalized expenditure must be written off to the statement of profit and loss immediately.
ठीक है जी। तो हर साल सेक्टर क्राइटेरिया रिव्यू होगा, और अगर वो मैं पूरा नहीं कर रहा उसको क्राइटेरिया जो है सेक्टर क्राइटेरिया को, तो जितना भी आपका है कैपिटलाइज है वो उसको आप इमीडिएटली उसमें कर दोगे, एक्सपेंस आउट कर दोगे। इसके ऊपर एक छोटा सा हमारे पास क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं और देन फिर हमारा ये वाला लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वो कहते हैं एक कंपनी है ब्राइट स्पार्क लिमिटेड इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट द विजिट्स। This is expected to sold over the 3-year period starting in 2006. The forecasted data is as follows. Net revenues उसने बता दिए from other activities, ठीक है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम विजिट्स जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उससे कितने आएंगे, और डेवलपमेंट कॉस्ट भी बता दी उसने। इसका मतलब ये है, देखो 2005 तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई थी और 2006 से वो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा है। अब वो नीचे कहता है शो हाउ द डेवलपमेंट कॉस्ट शुड बी ट्रीटेड इफ कॉस्ट डू नॉट क्वालिफाई फॉर कैपिटलाइजेशन, द कॉस्ट डू क्वालिफाई फॉर कैपिटलाइजेशन। मतलब क्या है, उसने कहा जी पहली बात तो ये बताओ कि अगर वो कैपिटलाइजेशन के लिए क्वालिफाई कर जाती है, अगर वो कैपिटलाइजेशन के लिए क्वालिफाई नहीं करती, ठीक है जी। यहाँ पे मैं इसको लेट मी ओपन अ एक्सेल फाइल। लेट मी फॉर्मेट इट। ओके जी, तो पहले मैं डेटा लिख लेता हूं। 2005 है हमारे पास। टू 2007 है और 2008। ठीक है जी, हमारे पास क्या आ गया, वो कहता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम अदर एक्टिविटीज कितने हैं, यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं। नेट रेवेन्यू फ्रॉम अदर एक्टिविटीज कितने हैं जी, वो उसने बता दिए 400, 500, 450, 400, 500, 450 एंड आ गया यहाँ पे 400। अच्छा, अब वो कहता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम विजिट्स, जो प्रोडक्ट आपने बनाई है, जो डेवलप की है, ठीक है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम विजिट्स, क्योंकि 2006 से उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, और वो कितने हैं, वो हैं अच्छा 2005 में भी उसने दी है, नहीं 2006 में ही है। 450, 600 और 400, 450, 600 और 600 एंड वी हैव 400, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहा है डेवलपमेंट कॉस्ट जो है, डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो कितनी है, वो है 900 की। तो 900 की उसने डेवलपमेंट कॉस्ट भी दे दी। अब क्या होगा, देखो पहला चीज हमारे पास है कि अगर सेक्टर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, तो सेक्टर क्राइटेरिया जब फुलफिल नहीं होता तो हम लोग इस डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ठीक है। मैं इसको बस 900 ही लिखता हूं, इसको माइनस नहीं लिखता फिलहाल। तो क्या होगा कि हम लोग इस डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज्ड नहीं करेंगे। जब कैपिटलाइज्ड नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, वेट,
और एक्सपेंडिचर भी होंगे, यहाँ पे उसने सिर्फ ये वाले एक्सपेंडिचर दिए हैं। तो क्या होगा जब जो ये कैपिटलाइज नहीं होगा, तो कैपिटलाइज नहीं होगा तो इसके ऊपर रूल क्या है, इसके ऊपर रूल है जिस साल में ये एक्सपेंडिचर लग रहा है उसी साल में इसको एक्सपेंस आउट कर दो। तो जब एक्सपेंस आउट करेंगे हम लोग क्या करेंगे, जो रेवेन्यूज होंगे उसमें से माइनस कर देंगे। तो 2005 में हमारे पास क्या सिचुएशन आ जाएगी, 2005 में हमारे पास सिचुएशन आएगी कि 2005 में हमारे पास जो होगा लॉस होगा डेफिनेटली दैट विल बी 500, और 2006 में हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो होगा 950 का। अच्छा, डोंट गेट कंफ्यूज फ्रॉम हेयर कि यार ये बाकी चीजें तो नहीं है, डेफिनेटली बाकी भी कॉस्ट होंगी, यहाँ पे सिर्फ हम लोग रेलिवेंट पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट रेलिवेंट पोर्शन की। तो बाकी कॉस्ट भी होगी, लेकिन जो पहले साल होगा ये हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी कि जो आपका 500 है वो अल्टीमेटली लॉस में आ गया, क्योंकि आपने पहले साल ही उसे सारी की सारी ट्रीट कर दिया। ठीक है, ये कब है, ये तब है जब आपकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो कैपिटलाइज्ड नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा दूसरे में चलते हैं। अगर वो कहता है कि कैपिटलाइज हो रही है तो मैं इसी को कॉपी करता हूं दोबारा। ये तो वो है जब कैपिटलाइज नहीं हो रही, तो मैं इसको येलो से शेड कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। अब क्या है, अब वो कहता है कैपिटलाइज्ड हो रही है। जब कैपिटलाइज्ड हो रही होंगी तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2005 में ही इन 2005 हम लोग एक एंट्री पास करेंगे। कौन सी, हम लोग एंट्री पास करेंगे से डेवलपमेंट कॉस्ट को कर देंगे डेबिट, अच्छा नहीं बल्कि एक काम करते हैं ना, इसको सीधा सीधा 2000 इसको कैपिटलाइज कर दिया हम लोग। इसको जो है अगर कैपिटलाइज होगी तो अब इसकी अमोर्टाइजेशन कैसे लेनी है, सवाल ये है। ठीक है, तो जब इसकी अमोर्टाइजेशन लेनी है हम लोगों ने, तो अमोर्टाइजेशन कैसे आएगी, अमोर्टाइजेशन आएगी उसने हमें दो रूल्स बताए थे। उसने एक रूल तो हमें ये बताया था कि पहला रूल क्या है, पहला रूल है कि अमोर्टाइजेशन स्टार्ट होगी फ्रॉम द कमर्शियल प्रोडक्शन। और कमर्शियल प्रोडक्शन कब स्टार्ट हो रही है, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है 2006 से। ठीक है, तो एक तो पहली बात आ गई। दूसरी बात है कि आएगी कैसे अमोर्टाइजेशन, आएगी जितना वो बेनिफिट दे रही है। ठीक है, अब देखो टोटल बेनिफिट जो है वो विजिट से हमें कितना मिल रहा है, टोटल बेनिफिट वो हमें मिल रहा है 1450 का, राइट। ये टोटल बेनिफिट हमें मिल रहा है 3 सालों में, ये बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर हम लोग देखें कि पहले साल में हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है, तो हम लोग वो फाइंड आउट कर सकते हैं 450 डिवाइडेड बाय 1450, ये पहले साल का बेनिफिट है। ठीक है, अगर बेनिफिट की परसेंटेज निकालना चाहिए, टोटल बेनिफिट का जो पहले साल का बेनिफिट है वो कितना परसेंटेज है। अच्छा दूसरे में कर लेते हैं, दूसरे में 600 डिवाइडेड बाय 1450, दूसरे में, तीसरे में है 400 डिवाइडेड बाय 1450, राइट। कोई सवाल, ये हम लोगों ने परसेंटेज निकाल ली। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि इसी अमाउंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 900 की अमाउंट से, तो हमारे पास अमोर्टाइजेशन आ जाएगी उस साल। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसे, हम लोगों ने, क्योंकि IAS 38 हमें कहता है कि जो अमोर्टाइजेशन हम लोगों ने निकालनी है वो निकालनी है किस तरह कि जितना वो बेनिफिट दे रहा है उस साल में, उसी बेनिफिट के हिसाब से अमोर्टाइजेशन निकले। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे अमोर्टाइजेशन आ जाएगी इनकी। मैं इसको यहाँ पे फाइंड आउट भी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। You want to accept the correction? No, नहीं कर रहा, चलो इसको मैन्युअली कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू 450 डिवाइडेड बाय 1450 मल्टीप्लाई बाय 900। तो ये आ जाएगी हमारे पास कितनी, दैट विल बी
279. This will be the amortization of first year. सेकेंड ईयर की कितनी आ जाएगी? इज इक्वल्स टू 600 डिवाइड बाय 1450 और इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे किससे? 900 से। एंटर कर देंगे, दैट इज हाउ मच? दैट इज 372 और देन हम लोग क्या करेंगे? इज इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय 1450 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 900 से और एंटर कर देंगे, सो दैट विल बी 24। अच्छा, इसको मैं 249 कर देता हूँ, इसलिए 249 कर देता हूँ क्योंकि बाकी के हम लोगों ने नहीं राउंडिंग की ना, तो ये अगर हम लोग इसको 249 नहीं करेंगे तो ये पूरा 900 नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग इसको ऐड भी कर दें, अभी तो ये मैंने माइनस में लिखा है इसके, अगर हम लोग इसको ऐड भी कर दें तो ये पूरे का पूरा 900 ही बनेगा, प्लस दिस प्लस दिस। वो 900 कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये कि ऐड करने ऐड बैक करने से 900 बना है, एक्चुअली 900 को ही हम लोगों ने डिवाइड किया था ना। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा? ये माइनस है सारी अमाउंट्स क्योंकि अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है, माइनस और ये भी माइनस। ठीक है जी, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके प्रॉफिट निकालना चाहें तो दैट विल बी दिस प्लस दिस प्लस दिस। एंटर किया, ये आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस और सेम विल बी हैपनिंग इन द नेक्स्ट ईयर्स एज वेल। ठीक है जी, तो इस तरह वी कैन कैलकुलेट द अमोर्टाइजेशन ऑफ द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, कोई सवाल है आप लोगों को तो पूछ लो। अब नेक्स्ट जो है वो ये नीचे उसने दिया हुआ था और ये क्वेश्चन आप अपनी उसके लिए कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए यू कैन डू दिस क्वेश्चन। जी जी बोले। कैपिटलाइज से मतलब है बेटा, वैसे तो ये सवाल जब आप पूछेंगे तो इस पे आपकी फेंटी लगनी चाहिए। ठीक है, कैपिटलाइज का मतलब ये होता है कि जो जितनी भी कॉस्ट है उसको बैलेंस शीट में लेके जाना। ठीक है, जब भी कहते हैं ना कोई भी एक्सपेंस, लेट्स कैपिटलाइज दिस एक्सपेंस, तो उसका मतलब ये होता है कि इसको अपनी बैलेंस शीट में ले जाओ एज एन एसेट बना। ये 2005 वाला नहीं, एक्चुअली तो डेवलपमेंट कॉस्ट 2005 में लगी थी ना, तो उसी को हम लोगों ने अमोर्टाइज करना। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन और? मैं फिर इसको अभी स्टॉप करता हूँ। ठीक है, स्टॉप प्रेजेंटिंग। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी ऑफ करनी है।